यस, तो ये डिफरेंस होगा टाइम का 0.35 टू 0.07, और ये भी कितना आया 5 आया। इसे आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, डिफरेंस नहीं लेना चाहते हैं, तो सीधा सीधा 0 टाइम से उसका डिफरेंस ले लीजिए। चलिए k इक्वल टू एक्स, एक्स इज मतलब इनिशियल, अगर यही लेते हैं आप A0 वाले को इनिशियल लेते हैं, इस टाइम से इस टाइम के बीच को कंसिडर नहीं कर रहे हैं आप, इनिशियल को इसी को कंसिडर कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल को यही कंसिडर करते हैं 1 और 0.40, ठीक, डिवाइडेड बाय टाइम गैप कितना होगा 0.12, तो ये कितना हुआ 0.6 अपॉन 0.12, 5। तो अभी भी क्या आया 5, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में ही 5 आएगा। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट k इक्वल टू कितना है, इस बार फिर वही लेते हैं। चलिए 0 टाइम से लेकर के 18 मिनट 0.18 मिनट तक का ले लेते हैं, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा लिख लेते हैं 1 माइनस 0.1 अपॉन टाइम डिफरेंस इज 0.18, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 0.90, 0.185। तो मीन्स it means order of reaction equal to 0 since k remains constant in all कंडीशंस, ठीक है, के कांस्टेंट है अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट या गिवन डेटा, ऑल कंडीशंस, ऑल गिवन कंडीशंस, जितनी भी हमें कंडीशन दी हुई है उसमें के कांस्टेंट है, इसका मतलब 0 ऑर्डर। अगर ये नहीं आता तो हम क्या करते, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सॉल्व करते, फिर हम किसके लिए सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर कैसे सॉल्व करते हैं, फिर वही के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, टाइम लेते हैं हम ये इंटू लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन और टाइम टी कंसनट्रेशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, टाइम ये लेते हैं 0.05, ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन ये लेते हैं और टाइम टी की कंसंट्रेशन ये लेते हैं। अगली बार हम फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, दूसरी बार क्या करते हैं हम 0.12 टाइम लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 और ये वाला 0.40 टाइम टी की कंसंट्रेशन, इस तरह से हम मूव करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दो टाइम, इन दोनों टाइम को भी ले सकते हैं। अगर हम इस वाले को भूल जाएँ, मान लो पहला डेटा नहीं है, ये वाला इस टाइम का डेटा है, तो हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस इन कंसंट्रेशन और डिफरेंस इन टाइम, ठीक है, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन डिफरेंस इन टाइम x बाई टी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सिंपल x बाई टी की वैल्यू कांस्टेंट है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आप इसे यूज़ करना चाहें तो करिए, अदरवाइज़ अगर आप सीधा टाइम को कंसिडर करना चाहते हैं इस टाइम को, तो फिर आपको 0 टाइम से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, 0 टाइम से, क्योंकि 0 को माइनस करने से तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद ये भी 2010 का क्वेश्चन है। वो कहता है द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स एमिटेड व्हेन यूरेनियम 92 अंडरगोस कंट्रोल। ये तो मैंने आपको क्वेश्चंस में भी उसमें थ्योरी में भी लिख कर दिया हुआ है। 235 यूरेनियम 0N1 का बम्बार्डमेंट होगा, ठीक है, और जीनॉन बनता है, जीनॉन 54 और 142 प्लस स्टोनशियम 38, स्टोनशियम और 90 प्लस, अब कितने, बस मास पर डिपेंड करता है, नंबर में तो कोई डिफरेंस होगा ही नहीं। 5 8 4 12 5 80 92 तो 92 तो वैसे ही है, तो ये 236 है, तो राइट हैंड साइड शुड भी 236, 142 और 90 कितना होगा 2 9 13 232 है, और लेफ्ट में 236 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, ठीक है। तो 4 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए राइट हैंड साइड में, तो कितने न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एमिटेड 4 होगा, 4 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एमिटेड हो जाएंगे। एक को अगर मैं कंज्यूम मान लूँ तो नेट 3, अगर आप इन 4 में से एक को इधर कंज्यूम मान रहे हैं तो नेट 3 हो जाएंगे, क्योंकि एक तो आपने यूज़ किया और 4 उसमें क्या हुआ है रिलीज़ हुए। लेकिन अगर एमिटेड की बात करेंगे, ठीक है, अगर न्यूट्रॉन पहले ही बम्बार्डमेंट हो चुका है तो एमिटेड तो 4 होंगे, ठीक है। तो 142 है और 90 है, तो राइट हैंड साइड पर 232 मास हो गया और लेफ्ट हैंड साइड पर 236 है, तो 32 और 36 का जो डिफरेंस होगा वो 4 होगा, तो इसलिए 4 आना चाहिए, ठीक, इस तरह से ये है। नेक्स्ट, चलिए ये भी, ये IIT 2012 का 2012, ठीक है। क्या कहता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है अंडरगोज इन फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन,
ठीक है, अंडरगोज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, undergoes in first order decomposition, first order decomposition, ठीक है। the time taken for the, ये सब इंटीजर क्वेश्चंस हैं, for its decomposition to 1/8, ध्यान रखना decomposition to 1/8 and 1/10 of its initial concentration are T 1/8 and T 1/10 respectively, ठीक है। what is the value of T 1/8 T 1/10 इंटू 10, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। log 2 तो आपको पता ही है क्या होता है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर को ऑब्वियसली फॉलो कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट ऑर्डर का लिख देंगे, k इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन टी log A0 बाई 80, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास है, ठीक। अच्छा, और कुछ कह रहा है वो नहीं। अब वो मैंने क्या कहा, जब फर्स्ट ऑर्डर है तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में k की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी k, ये लिख लेते हैं 1 लिख देता हूँ मैं, इक्वेशन 1 फॉर 2 एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 एक्सपेरिमेंट के लिए लिखते हैं, तो k इक्वल टू क्या होगा 2.303 T 1/8 log, और इनिशियल वैल्यू मान लो 1 है तो क्या हो जाएगा 1/8, क्योंकि कह रहा है ना 2 1/8 डिकम्पोज 2 1/8, यानी कि इस समय जो बचा हुआ है वो 1/8 बचा हुआ है, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2, और k इक्वल टू 2.303 T 1/10 log, इनिशियल अगर 1 है तो इस बार 1, अभी 1/10 बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजिशन 2 बाई 1/8 नहीं है, 2 1/8 या 2 1/10 है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, k शुड बी इक्वल इन ऑल एक्सपेरिमेंट्स, सारे एक्सपेरिमेंट्स में k क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, क्या हो जाएगा 2.303 T 1/8 log 8 इक्वल टू 2.303, ये कैंसिल आउट, T 1/10 और ये log 10, क्योंकि 10 ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। तो log 8 की वैल्यू क्या होगी 3 log 2, तो 3 log 2 3 इंटू 0.3 अपॉन T 1/8, और ये हो जाएगा log 10 1 होता है तो 1 अपॉन 1/8, तो 1/8 तो सीधा इधर हो गया, तो इसका मतलब है कि T 1/8 अपॉन T 1/10 इक्वल टू हो गया 0.9, और आंसर की अगर बात करें तो आंसर में मल्टीप्लाई बाय क्या है 10 है, ठीक है। आंसर में मल्टीप्लाई बाय क्या है, ये तो हो गया इतना, ठीक है। देयरफॉर आंसर विल बी 9, ठीक है। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा हुआ है, उसने 10 लिखा हुआ है, और इसलिए log 2 की वैल्यू दी हुई है 0.3, ठीक है। log 2 की वैल्यू 0.3, और log 8 तो आपको पता ही है 2⁻³ होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, एक और है 2012 का ही है, 2012, ठीक। क्या कहता है, द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है वो बताइए। आइसोटोप ऑफ कॉपर, ऑन bombardment with protons
undergoes a nuclear reaction. Yielding element X as, ठीक है, ये लिखा हुआ है कॉपर एटॉमिक नंबर 2963 1H1 1H1 होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन का बम्बार्डमेंट किया 60N1, ठीक है, प्लस 2 अल्फ़ा 4, अल्फ़ा को ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 क्वांटिटी है 1H1 और प्रोटॉन रिलीज़ हुए प्लस X, ये कोई X एलिमेंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, X। अब वो जानना चाहता है टू विच ग्रुप एलिमेंट X, ग्रुप ऑफ एलिमेंट X, ये अननोन है। तो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल कर लेते हैं, हो जाएगा 29 और 1 30, लेफ्ट साइड में 30 है, ठीक है, 2 यहाँ लिखा हुआ है, ये तो कुछ है ही नहीं, 2 यहाँ लिखा हुआ है, 1 यहाँ है, 1 इंटू 2 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 2 4 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ 30 है, यहाँ 4 पहले से लिखा हुआ है, तो कितना होना चाहिए 26 और होना चाहिए, यानी X का एटॉमिक नंबर होगा 26, ठीक है 26। और उसके बाद में ये 63 और 64, लेफ़्ट साइड में 64 लिखा हुआ है, 64 राइट साइड में 6 तो ये लिखा हुआ है, 4 ये लिखा है, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 2 ये 12, 12 तो पहले से लिखा हुआ है, 12 पहले से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 52, तो 52, ठीक है 52 राइट साइड में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है इसका ग्रुप का, ग्रुप किस पर डिपेंड करता है 26, 26 किसका एटॉमिक नंबर है, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, ठीक है, मैग्नीज 25 होता है, आयरन 26 होता है। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, किसका होगा, स्कैंडियम थर्ड ग्रुप में होता है, थर्ड ग्रुप में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ, ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या होगा कैल्शियम, इससे पहले क्या होगा पोटेशियम, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में होता है, ठीक है, कैल्शियम सेकंड ग्रुप में होता है, फर्स्ट सेकंड, और स्कैंडियम थर्ड, ठीक है 21 एटॉमिक नंबर था, 21 22 23 24 25 26 यानी एट्थ। तो इसका मतलब है ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप ऑफ द एलिमेंट X इक्वल टू 8, तो एट्थ ग्रुप का ये एलिमेंट है, ठीक है। तो बस इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक। नेक्स्ट अगला लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये है 2015 का, JEE एडवांस 2015। ये कहता है क्लोज्ड वेसल विद रिजिड वॉल, एक क्लोज्ड वेसल है, ठीक है, रिजिड वॉल मतलब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा V इक्वल टू 0, लैंग्वेज लिखा हुआ है रिजिड वॉल, रिजिड वॉल, और इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है 1 मोल यूरेनियम 92 238 एंड 1 मोल एयर, 1 मोल एयर, टेम्परेचर है 298 केल्विन। तो वो कहता है कि एक क्लोज कंटेनर है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट हैं, दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, रिजिड वॉल है, कंटेन्स 1 मोल ऑफ यूरेनियम है, 1 मोल एयर है, ठीक है, एट 298 केल्विन टेम्परेचर, कंसिडरिंग द कंप्लीट डिके ऑफ यूरेनियम टू द लेड, कंसिडरिंग द कंप्लीट डिके, मैं आगे नेक्स्ट पेज पर लैंग्वेज लिख देता हूँ, considering the complete decay of uranium 238 to 82 lead 206, ठीक है, the ratio of the final pressure to the
initial pressure of the system at 298 केल्विन इज़। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए अब इसे देख लेते हैं। देखिए पहले तो लिखा हुआ है डेल्टा टी वी इक्वल टू डेल्टा वी इक्वल टू 0 क्योंकि रिजिड वॉल है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, डेल्टा टी इज़ आल्सो इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 298 केल्विन पर ही वैल्यू दी हुई थी और 298 पर ही सॉल्व करने के लिए कह रहा है। व्हेन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट देयरफॉर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यानी कि हम अगर इक्वेशन लिखें P1V1 इक्वल टू N1RT1 डिवाइडेड बाई P2V2 N2RT2, तो T1 T2 सेम है, R से R कैंसिल आउट, V1 V2 सेम है, देयरफॉर P इनिशियल अपॉन P फाइनल इक्वल टू N इनिशियल N फाइनल, या हमें तो सॉल्व करना है P फाइनल टू P इनिशियल, देयरफॉर N फाइनल टू N इनिशियल। ठीक है, वो कह रहा है ना फाइनल प्रेशर, रेशो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर, फाइनल टू इनिशियल सॉल्व करना, तो N फाइनल बाय इनिशियल। तो N इनिशियल कितना है? नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल 1 मोल ऑफ एयर। यूरेनियम कंसिडर नहीं करेंगे, सॉलिड है, सॉलिड का प्रेशर कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, केवल किसका प्रेशर कंसिडर करना है? जो गैसियस होंगे। ठीक है, उन्हीं का प्रेशर कंसिडर करना है। ठीक, चलिए तो यूरेनियम अब बात करते हैं। यहाँ पर यूरेनियम 92-238 जो अवेलेबल है 1 मोल, ये कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाता है। किस में डिकम्पोज हो जाता है? लेड में, Pb82-206 इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा? यानी कि ये भी 1 मोल बनेगा, 1 से 1 ही बनेंगे। ठीक, अब 238 और 206 कितना डिफरेंस है? ये डिफरेंस है 32 का। ठीक है, 32 का डिफरेंस है, यही है ना, 32 और 6 38। ठीक है, 32 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि इसमें 8 हीलियम रिलीज़ होंगे। 8 क्यों? क्योंकि 8 4 जा 32। ठीक है, 8 4 जा ये होंगे, यानी 8 मोल्स रिलीज़ होंगे। प्लस अभी कुछ बीटा पार्टिकल भी रिलीज़ होंगे। बीटा पार्टिकल कितने रिलीज़ होंगे? क्योंकि ये 8 16 है, 16 और 82 और 16। ठीक है, 82 और 16 कितना हुआ? 98। और इधर लेफ्ट साइड में 92 है केवल, राइट साइड में 98 हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 6 बीटा पार्टिकल भी रिलीज़ होंगे। तो टू कन्वर्ट द 1 मोल यूरेनियम इनटू 1 मोल लेड 82-206, यूरेनियम शुड रिलीज 8 अल्फा पार्टिकल्स एंड 8 हीलियम पार्टिकल, 8 मोल और 6 मोल्स बीटा रेज। ठीक है, 6 इसके रिलीज़ होंगे। ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड है और ये बीटा रेज होती है, इसका कोई वो नहीं है, ये प्रेशर डेवलप नहीं करते हैं। ये सॉलिड है और ये तो डिकम्पोज हो ही जाएगा कम्प्लीटली, और वैसे भी ये सॉलिड था। तो इसका मतलब बस हमें इसे कंसिडर करना है कि हीलियम गैस है, तो इसका मतलब 8 मोल्स गैस और प्रोड्यूस हो गई। तो इस 8 मीन्स क्या हुआ? N फाइनल किसके इक्वल हो गया? N फाइनल किसके इक्वल हुआ? N फाइनल इक्वल टू हुआ 8 मोल्स हीलियम प्लस 1 मोल एयर, जो पहले से था, यानी कि 9 मोल। ठीक, तो N फाइनल इक्वल टू 9 मोल्स। ठीक है, तो यानी Ni इनिशियल कितना था? 1 मोल, फाइनल मोल कितने हो गए? 9 हो गए। तो इसका मतलब है P इनिशियल इक्वल टू क्या होगा? 9/1, यानी कि 9। ठीक है, तो यूरेनियम ने क्या किया? 1 मोल यूरेनियम जब कम्प्लीटली डिके हो गया, कम्प्लीटली लिखा हुआ है कंप्लीट डिके, तो और इसमें कन्वर्ट हुआ। तो ये आईआईटी में भी एक बार, ये आईआईटी में एक बार इंटीजर टाइप में या किसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद ऑब्जेक्टिव में किसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हेन यूरेनियम पार्टिकल अंडरगोज इन कंप्लीट डिकम्पोजिशन डिके टू लेड 80-206, हाउ मेनी अल्फा एंड हाउ मेनी बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड? तो 8 अल्फा पार्टिकल रिलीज होंगे और 6 बीटा रिलीज होंगे। वहाँ वैसा क्वेश्चन था, यहाँ ये वो नहीं है। यहाँ तो हमें क्या बताना है? गैसियस का प्रेशर, और प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रेशर डिपेंड कर रहा है केवल नंबर ऑफ मोल्स पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिके 1 मोल है और आफ्टर डिके मोल्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है क्योंकि हीलियम जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। ठीक है,
क्लियर। चलिए और सॉल्व करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है ठीक है तो आप बताइए, सेंड करिए, व्हाट्सएप करिए, हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, गुड डे।